Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope all of you are good. तो लेट्स स्टार्ट. आज हमारा जो टेस्ट है ग्रामर का टेस्ट है बेसिकली, तो इसको हमने डिस्कस करना है. तो स्टार्ट करते हैं जी. हमारा पहला क्वेश्चन है यूजेज का, स्पॉट द एरर, जिसमें हमें इस तरह का एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें 4 जगह के ऊपर जो है वो अपना सेगमेंट होते हैं. 4 सेगमेंट्स होते हैं A, B, C, D, और उनमें से एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें गलती होती है, दैट कैरीज अ मिस्टेक. तो हमने क्या करना होता है, हमने उस सेगमेंट को फाइंड आउट करना होता है. ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है या एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ आपने फाइनल में ज़ाहिर नहीं करनी, आपने सिर्फ मिस्टेक को पॉइंट आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया वेयर माइक्रोचिप इज़ मैन्युफैक्चर्ड मस्ट बी द मोस्ट क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट पॉसिबल. तो यहाँ अगर आप देखें तो जो हमारा डेल्टा ऑप्शन है इसमें मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि मोस्ट जो है ये भी लगा हुआ है और उसके साथ क्लीनेस्ट भी लगा हुआ है. तो दिस इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ 2 सुपरलेटिव्स. ये गलत है. हमारे पास जो क्लीनेस्ट है ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लीन से निकला है. तो क्लीन में क्लीन से क्लीनर और क्लीनेस्ट हम लगाते हैं. इसके साथ ई और EST हम यूज़ करते हैं जब भी हम इसके जाएंगे लाइक सुपरलेशन करने में या इसके कंपैरिजन में. तो इसके साथ मोस्ट नहीं लगता, तो डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा. जब आप मोस्ट को जो है वो ख़त्म कर देंगे तो आपका सेंटेंस इस तरह से पड़ेगा, मस्ट बी द क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट पॉसिबल. तो क्लीनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले जो है वो डेफिनेट आर्टिकल भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. तो ये हमारा पहला सेंटेंस था, उसमें मिस्टेक थी. सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं. सेकेंड सेंटेंस कहता है सोडियम यूजली अ मेटल एंड क्लोरीन यूजली अ गैस, दे रिएक्ट टू फॉर्म. यहाँ अगर आप देखें तो बीटा ऑप्शन जो है उसमें हमें गलती नज़र आती है, और वो गलती क्या है, दैट इज़ बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सोडियम और क्लोरीन जो है सब्जेक्ट की शक्ल में मौजूद हैं, तो हमें ये होना चाहिए यूजली अ गैस रिएक्ट टू फॉर्म. तो यहाँ पे जो दे है ये रिडंडेंट है. बेटा रिडंडेंट ऐसे वर्ड को कहते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं विच इज़ अननेसेसरी. तो यहाँ पे दे जो है वो गैर ज़रूरी है. सोडियम यूजली अ मेटल एंड क्लोरीन यूजली अ गैस रिएक्ट टू फॉर्म द सॉलिड सोडियम क्लोराइड और टेबल साल्ट. ये राइट ऑप्शन आपका बीटा बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलोरी is the quantity of heat required to rise 1 gallon. अच्छा यहाँ देखें, मेरे पढ़ने से भी जो ना आपको लगा होगा कि एकदम मैं रुक के फिर उसके बाद मैंने पढ़ा. तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, टू रेज होना चाहिए था. तो राइज जो है ये आपका जो है वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ना भी लगाएं तो उसके बावजूद भी हमें पता है. यहाँ हमें जो वर्ब चाहिए वो चाहिए टू रेज. टू रेज, ठीक हो गया जी. तो रेज क्या है, रेज बेसिकली आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको यूँ हम लिखते हैं. और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो होता क्या है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग वर्ब होता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाजमी होता है. तो यहाँ हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि अ कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 गैलन ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तो हम कर चुके हैं. देयर इज नो लिमिट टू द डाइवर्सिटी टू बी फाइंडिंग. लुक एट दिस, राइट ऑप्शन इज बीटा. क्यों, टू बी वर्ब आ गया तो उसके बाद फाइंडिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हमें यूज़ करना चाहिए टू बी फाउंड. टू बी फाउंड इन द कल्चर्स ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो राइट ऑप्शन इसमें बीटा बनेगा, और करेक्शन क्या होगी, फाइंडिंग की जगह पे हम फाइंड लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैरोमीटर इज अ डिवाइस विद सील्ड मेटल चैम्बर डिजाइन टू रीडिंग द चेंजेस. लुक एट दिस, टू है प्रेपोजिशन, तो उसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे तो बेटा आपने रीडिंग यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने यूज़ करना है टू रीड, और ये टू इन्फिनिटिव आ जाएगा जी. ठीक है. बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विद अ सील्ड मेटल चैम्बर डिजाइन टू रीड द चेंजेस. तो राइट ऑप्शन इज़ Charlie this time. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑलमोस्ट ऑल लाइफ डिपेंड्स टू. अच्छा देखें, ये जो वर्ब डिपेंड है ना जी बीटा ऑप्शन में, इसके साथ प्रेपोजिशन टू जो है वो गलत लगी हुई है. होना क्या चाहिए, इट शुड बी ऑन केमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट इन एरोडायनामिक्स रिफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग द इंक्रीज स्पीड ऑफ एयर. देखिए बीटा ऑप्शन में जो है हमारी मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक है क्या,
इसको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मिस्टेक है। आपको पता है कि जब आपने पेपर में फिलिंग करनी होगी तो जो एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है उसमें जो सेगमेंट गलत होगा उसको आप बबल फिल करेंगे। तो आप ये समझें कि ये इसको हमने फिल कर दिया, मैंने इसको सर्कल कर दिया है, तो इसका मतलब है इट इज़ फेल्ड, तो दैट कैरीज अ मिस्टेक। अब यहाँ पे एक तरफ है द इंक्रीज स्पीड ऑफ एयर, दिस इज़ वन। उसके बाद है ओवर द टॉप ऑफ अ विंग एंड द हायर प्रेशर, एक तरफ स्पीड ऑफ एयर है, दिस इज वन, एंड सेकेंड इज द हायर प्रेशर, दिस इज टू। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, हमें प्रपोजिशन जो है वो बिटवीन यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे अमंग लगा हुआ है, इसलिए बीटा को मैंने जो है वो गलत किया था, तो इट शुड बी बिटवीन। गॉट इट? बिटवीन द इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ series of departments who report to the president, give him advice in helping him make decisions. Look at this sentence. Cabinet consists of, now this is actually consists, that is in present tense, and then you have the who report is also in present, give is the present form, and helping that is the progressive form. तो ये parallel structure rule for verb जो है यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो गया है, तो चार्ली ऑप्शन को मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसका मतलब है दैट सेगमेंट कैरीज अ मिस्टेक, और इसकी जो है जो मैं करेक्शन करूँगा तो वो ये होगी कि इट शुड बी हेल्प। गॉट इट? अब आप देखिए, कंसिस्ट, रिपोर्ट, गिव, हेल्प, मेक, सारे वर्ब जो हैं वो एक सीक्वेंस में आ गए, इसे हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर रूल फॉर वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, regardless of the amount of obstacles to be overcome, the program will be a success. अच्छा यहाँ देखें, regardless of the amount of obstacles to be overcome, the program will be, यहाँ अगर आप देखें तो obstacles जो है ये एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में आ गया है, और ये जो प्लूरल फॉर्म में जो भी नाउन होते हैं याद रखें ये काउंटेबल नाउन होते हैं जी। ठीक हो गया? तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं इनका हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सिंगुलर से प्लूरल में लेके जा सकते हैं। अब इसके साथ जो इसका क्वालिफायर आ गया है, सॉरी क्वांटिफायर आ गया, वो अमाउंट आ गया है। अमाउंट जो है वो हम लाइक जैसे हम मनी के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो मिकदार के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ, तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इसको मैंने इनसर्कल कर दिया, और करेक्शन इसकी क्या होगी कि इट शुड बी नंबर। अब इसको यूं पढ़ेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू बी ओवरकम द प्रोग्राम विल बी अ सक्सेस। राइट ऑप्शन आपका बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरीवन इन द क्लास एक्सेप्ट माय फ्रेंड एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन द, देखें आई के साथ जो है ना वैसे भी वो हैव ही आएगा, लेकिन ये जो चार्ली ऑप्शन है इसी में गलती है। वो कहता है एवरीवन इन द क्लास एक्सेप्ट, हर एक सिवाय मेरे दोस्त और मेरे अलावा हर एक ने जो है क्या किया, has already taken the introductory political science course। बात यह है कि यहाँ हम एंड के साथ एक तरफ एक फ्रेंड, माय फ्रेंड एक दोस्त है मेरा, और दूसरा मैं खुद हूँ, तो इन दोनों के साथ जब हम एंड के साथ ज्वाइन करेंगे दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को, तो उनके साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैव होना चाहिए। एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन द इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल कोर्सेस, साइंस कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नीदर वन ऑफ दोज फूल्स, नीदर वन ऑफ दोज फूल्स इवन नो। लुक एट दिस, एक्चुअली दिस चार्ली ऑप्शन इज नॉट, दिस नॉट नो इज नॉट रिलेटेड टू फूल्स, it is actually related to neither one of those, neither one of those fools, उनमें से बेवकूफ़ों में से कोई एक भी नहीं है। तो वर्ब उसके साथ आएगा, तो यहाँ पे नोज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ नो। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा चार्ली, और आप करेक्शन में इवन नोज हाउ टू चेंज अ लाइट बल्ब। Although Milton and I are deeply involved in this matter, the amount of hours, wow, that's great, आपने फ़ौरन पिक कर लिया होगा कि hours का जो है नंबर होता है, अमाउंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो है इसको हम लिखेंगे that is the number of hours, NUMBER, number of hours we have devoted to it is negligible। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारे 12 जो क्वेश्चन थे बेसिकली ये थे ये स्पॉट द एरर के, और अब हम जो है वो करेक्शन की तरफ जाएंगे। करेक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है जी। आपको जैसे देखें कि ये दिया हुआ है अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, तो इनमें से कोई एक सेगमेंट ऐसा होगा जो 100% करेक्ट होगा। दिस टाइम हम वो सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे
तो लेट्स सी, मैनी पीपल डिस्कवर दैट इट इज़ हार्डर टू मेंटेन अ बजट। उसके बाद देखिए, यू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड देन इफ़ यू पे कैश। इसमें जो इफ़ है ये अंडरलाइन नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला जो पार्ट है वो अंडरलाइन है। इसका मतलब है जो पार्ट अंडरलाइंड है दैट कैरीज अ मिस्टेक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ठीक होगा, यानी उसमें गलती नहीं होगी। तो हमने उसको पहले वाले पार्ट के साथ मैच करके तो उसकी करेक्शन हमने ढूंढ लेनी है। तो लेट्स सी, वो कहता है मैनी पीपल डिस्कवर दैट इट इज़ हार्डर टू मेंटेन अ बजट इफ़ यू यूज़। लुक एट दिस, याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो है जो सब्जेक्ट है वो है मैनी पीपल, राइट। तो मैनी पीपल के लिए अगर हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे चल के उसका रेफरेंस प्रोनाउन आया है तमाम जगहों के ऊपर। अगर देखें यू यहाँ भी यूज़ किया गया, यहाँ भी यूज़ किया गया, यहाँ भी यूज़ किया गया। तो मैं अगर किसी और तरफ ना भी जाऊँ ना, तो सिंपली मैं इसको इसके साथ मैच करूँ तो मुझे पता चल जाता है पहले तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली हम फिर भी देखेंगे। कहते हैं मैनी पीपल को हमें क्या, दे डिस्कवर दैट इट इज़ हार्डर टू मेंटेन अ बजट इफ़, अब दे के साथ यू नहीं आ सकता, इसलिए वो तीनों गलत हो गए। इफ़ दे यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, देन इफ़ दे पे कैश, देन इफ़ यू की जगह पे क्या आ जाएगा, दे पे कैश। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन हमारा ठीक हो जाएगा। राइट ऑप्शन दिस टाइम जो है वो डेल्टा बनेगा। और इसमें करेक्शन मैंने आपको बता दी कि जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली प्लूरल नाउन है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो दे होना चाहिए। तो रेफरेंस प्रोनाउन भी उसके मुताबिक आना चाहिए, ना कि अलग से हम ले लेंगे। जॉन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एंड हु इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप विल बी इन चार्ज ऑफ द नेगोशिएशंस। अंडरलाइन पार्ट है हु इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप। ये वाला जो अंडरलाइन पार्ट है इसका मतलब है दिस कैरीज अ मिस्टेक, इसमें कोई गलती है। हमने इस गलती को देखना है कि कहाँ पे इसने ठीक किया हुआ है। कहता है जी, एंड हु इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप, एंड हु इज़ आल्सो अ मेंबर, यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप विल बी इन चार्ज ऑफ द नेगोशिएशंस। सिंस ही इज़, ये गलत है, अल्फा को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, इसमें भी वो एंड लगा हुआ है तो रेपिटिशन में आ गया, बट इस मिस्टेक को हम इग्नोर करेंगे। एंड इज़ नॉट अंडरलाइन एंड हियर इट इज़ रिटन वंस अगेन। तो अभी मैं इसको कंसीडर करूँगा कि ये भी मिस्टेक ही है, लेकिन बाद में हम चारों को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। एंड अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप विल बी इन चार्ज ऑफ द नेगोशिएशंस, मे बी चार्ली, ऑल्सो बीइंग, ये तो है ही गलत है, उसके बाद आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है हमारा जो राइट ऑप्शन बना है वो बना है जी चार्ली। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जॉन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एंड अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप, अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप विल बी इन चार्ज ऑफ द नेगोशिएशंस। राइट ऑप्शन इज चार्ली। आई होप यू गॉट इट। नंबर है 15। द रीजन दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर is greater than that of last year is because Americans are uninterested in safety techniques. तो अंडरलाइन पार्ट है जी, ग्रेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर इज़ बिकॉज, ये वाला पार्ट अंडरलाइन है। और इस पार्ट में जो है वो गलती है। इस गलती को हम देखेंगे कि वेयर लाइज दैट मिस्टेक एंड है कौन सी, और फिर उसकी करेक्शन कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर बिकॉज इज़ देयर, और अंडरलाइन है, ओके। उसके बाद है जी ग्रेटर देन, इट सेज इज़ ग्रेटर देन लास्ट ईयर। अच्छा, इसमें देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर। एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिस ईयर। इस साल जो एक्सीडेंट्स की तादाद थी उसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, जो कि लास्ट ईयर में जो भी एक्सीडेंट थे उनकी तादाद के साथ। तो बीटा में अगर आप देखें तो वो कहता है ग्रेटर देन लास्ट ईयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और इधर लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन लास्ट ईयर। ये टाइम है और ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। इसका मतलब है बीटा को स्ट्रेट क्रॉस कर देते हैं। क्यों, दो डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं उसके अंदर कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। लेट्स सी, गो फॉर द चार्ली। ग्रेटर देन लास्ट ईयर इज दैट। अच्छा, यहाँ देखें, ग्रेटर देन लास्ट ईयर इज दैट अमेरिकन्स आर अनइंटरेस्टेड इन सेफ्टी टेक्निक्स।
इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। द रीज़न दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर इज़ ग्रेटर देन लास्ट ईयर। वंस अगेन देयर इज लाइट लास्ट ईयर टाइम इधर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर, तो ये गलत हो गया, चार्ली भी ठीक नहीं है जी। ग्रेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर इज बिकॉज दैट, ये तो है ही गलत, बिकॉज भी और दैट भी दो जगह पे इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा ही बनेगा। और अब इसको पढ़ते हैं कि अल्फ़ा में वो क्या कहता है। द रीज़न दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर because Americans are uninterested. Right option is alpha. डायरेक्ट कंपैरिजन है। मैं फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे कहता है देन दैट ऑफ लास्ट ईयर, इसका मतलब है कि गुज़श्ता साल के एक्सीडेंट्स की तादाद इस साल के एक्सीडेंट्स की तादाद से ज़्यादा थी। क्यों? वो सेफ्टी मेजर में जो है वो इतने ज़्यादा वो नहीं है, वो अनइंटरेस्टेड हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा आपका अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। तो इसमें अंडरलाइन पार्ट है एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, बड़ा ज़बरदस्त रूल है ये आप लोगों के लिए कि जब भी आपकी प्रपोजिशन आ जाए और उसके बाद प्रोनाउन आ जाए तो यहाँ से पता चलता है एक्सेप्ट आपकी प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन के बाद यहाँ पे आपके दो प्रोनाउन आ गए। एक आई आया है जो कि सब्जेक्टिव केस है, यू इसलिए कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही जैसा होता है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करता। तो मैं इसको करूँगा एक्सेप्ट यू एंड आई, अल्फ़ा क्रॉस हो गया जी। क्यों? रीज़न ये है कि एक्सेप्ट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। विद एक्सेप्शन ऑफ यू एंड आई, ये भी गलत हो गया। फ्रेज प्रपोजिशन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, ये इसको थोड़ा सा रिडंडेंट बना देता है। एक्सेप्ट यू एंड आई इज़ वंस अगेन इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे फिर आई सब्जेक्टिव केस आ गया है। एक्सेप्ट यू एंड मी, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज except is your preposition, you and me, everyone brought a present to the party. So right option is delta. Question number 17 है, have I realized how close I was to failing? Underline part carries a mistake and that mistake is actually the have I realized how close I was to failing. I would not have gone to the party. I would not have gone to the party. Right? आगे क्या? If had I realized or if I had realized, yes had I realized होना चाहिए, if I had realized भी हो सकता है, लेकिन let's see। तो ये कॉम्बिनेशन का है जी। कॉम्बिनेशन में इधर अगर आपके पास एक क्लास में would not have gone आ गया है तो इसका मतलब है कि if क्लास के साथ या जो आपकी कंडीशनल क्लॉज होगी उसके साथ आपने had के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में गया had I realized how close, मेरा ख्याल है यही ठीक है, बट लेट्स सी। इफ़ आई वुड, याद रखना कि इफ़ क्लास के साथ जो है वुड हैव यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। और आगे कहता है आई हैड रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग, आई वुड नॉट नहीं होना ये चाहिए था स्ट्रेस के लिए कि हैड आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग आई वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी। मेरा ख्याल है कि जो अल्फ़ा ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने वो बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई रियलाइज़ के साथ करेंगे तो व्हेन के साथ जो है हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग, तो यहाँ आई वुड नॉट हैव गॉन नहीं आना चाहिए, फिर यहाँ पे सिंपल क्या आना चाहिए, आई हैड नॉट गॉन टू द पार्टी। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन हमारा अल्फ़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्रॉसर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ कैन गुड्स। तो एनी ऑफ दोज काइंड, इसमें देखिए गलती आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे भी कि हार्डली के साथ जो है सिंपल जो है वो हैडंट, हैडंट एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है हैड नॉट की, तो ये गलत है। तो ये मतलब बजाते खुद ये नेगेटिव होता है, यानी नो का मीनिंग देता है या मुश्किल का मीनिंग देता है। तो उसके साथ हैड नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ये हम यूज़ ही नहीं करते। तो हैडंट हार्डली ये भी गलत हो गया, हैडंट हार्डली ये भी गलत हो गया, हैड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड, दोज काइंड तो ये भी गलत हो गया। बाकी यहाँ तक ठीक था लेकिन दोज के साथ काइंड गलत है। तो हैडली हार्डली, हैड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड्स ऑफ कैन गुड्स, those kinds of canned goods, right option is delta। next question है जी हमारा, the facilities of the older hospital is as good or better than the new hospital। यहाँ देखिए
दिस पार्ट कैरीज अ मिस्टेक। इसको अभी हम चेक करते हैं कि कहाँ पे इसने करेक्ट किया है। द फैसिलिटीज़ ऑफ द ओल्डर हॉस्पिटल, बात ओल्डर हॉस्पिटल की नहीं हो रही, ओल्डर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, उनकी बात हो रही है। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बात ये है कि ये है प्लूरल, तो इसके साथ इज़ नहीं आ सकता, ये पहला ही गलत हो गया। इज़ एज गुड आर बेटर देन द न्यू हॉस्पिटल, आर एज गुड आर बेटर देन द न्यू हॉस्पिटल, देन द न्यू हॉस्पिटल, इसका मतलब उधर फैसिलिटीज़ ऑफ द ओल्डर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की पुराने हॉस्पिटल की सहूलियात का मुकाबला किया जा रहा है नए हॉस्पिटल के साथ, ये भी गलत है जी। आर एज गुड आर बेटर, आर एज गुड एज आर बेटर देन द न्यू हॉस्पिटल, आर एज गुड एज आर बेटर देन दोज ऑफ द न्यू हॉस्पिटल। सो राइट ऑप्शन इज वंस अगेन डेल्टा। यहाँ पे भी बेटा देखो, आर एज गुड एज आर बेटर देन द, तो यहाँ पे देन द न्यू हॉस्पिटल, इधर न्यू हॉस्पिटल है, उधर उसकी फैसिलिटीज़ हैं, दो डिफरेंट थिंग्स हैं, इसलिए वो कंपैरिजन ठीक नहीं है। यहाँ पे वो क्या कहता है, हम ये जो इस तरह की मिस्टेक होती है, इसे हम सूडो कंपैरिजन भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, या अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, या हम डायरेक्ट उसके साथ इस तरह भी कर सकते हैं, द फैसिलिटीज़ ऑफ द ओल्डर हॉस्पिटल आर एज गुड एज आर बेटर देन द फैसिलिटीज़ ऑफ द न्यू हॉस्पिटल, राइट। एक ये भी है, या हम ये कर सकते हैं देन दोज ऑफ द न्यू हॉस्पिटल। ये देन दोज ऑफ जो है ये इसको फिक्स कर रहा है, ये ठीक कर देता है, दोज ऑफ द फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द टीचर सजेस्टेड दैट हर स्टूडेंट्स टू राइट अ कंपोजिशन ऑन देयर एक्सपीरियंसेस विद ESP। तो अंडरलाइन पार्ट कैरीज अ मिस्टेक। हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसको ठीक कर देगा। तो द टीचर सजेस्टेड, ये जो सजेस्टेड है जी, ये बेसिकली आपका सब्जेक्टिव वर्ब है, और ये जब भी आ जाता है तो इसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं मोस्टली बेस फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। तो लेट्स सी, राइट अ कंपोजिशन ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, टू राइट कंपोजिशन अबाउट द, नो रोट हो ही नहीं सकता, हैड रिटर्न भी नहीं हो सकता, राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। करेक्ट सेंटेंस विल रीड लाइक दिस, द टीचर सजेस्टेड that her students write a composition on their own experiences with ESP. The right option is alpha. Question number है 21. If they would have taken greater care. This is the underlined part, तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर गलती हम देख लेते हैं। If they would have taken greater care, if they would have taken greater care, the same thing that is carrying an alpha, तो ये ठीक नहीं हो सकता। और हैड दे टेकन ग्रेटर केयर, और सेकेंड पार्ट में कहता द डिज़ास्टर वुड नॉट हैव अकर्ड। लुक एट दिस, वुड नॉट हैव अकर्ड, इसका मतलब है वुड हैव के साथ हम जो है यूज़ वुड हैव कोई नहीं करेंगे। अल्फ़ा में ये मिस्टेक भी आ गई, इसलिए भी इसको मैंने क्रॉस कर दिया था। हैड दे टेकन ग्रेटर केयर, had they taken greater care in the disposal of the nuclear waste, comma, the disaster would not have occurred. I believe this is the correct option. और if they took greater care, ये वैसे ही गलत है, दे क्या है, किसकी बात हो रही है, ये भी, और टेंस की मिस्टेक भी है, इसके अंदर took भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज इधर आपके पास would not have है, तो उसके साथ सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। if they had taken greater care, वो कहता है जी if they had taken greater care, had they taken greater care, if they had taken greater care in the disposal of the nuclear waste, if they had taken greater care in the disposal of the nuclear waste, that the disaster would not have occurred. If they repeat हो रहा है जी, ऑलरेडी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसको राइट ऑप्शन इसका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई माइट हैव provided a happier ending if I was the author of that novel. Okay, I might have, that makes it your past form. ठीक है जी, might have provided a happier ending if I was, तो I believe ये कौन सा वाला बनेगा जी, ये कंडीशनल है, if कंडीशनल है, तो if I was गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इफ़ आई वर द ऑथर ऑफ दैट नॉवल, इधर माइट हैव है, तो उधर जो है इसकी वजह से होना क्या चाहिए, आई वर द ऑथर ऑफ दैट नॉवल, इफ़ आई वर द ऑथर ऑफ दैट नॉवल, सो इफ़ आई हैड बीन द ऑथर ऑफ दैट नॉवल, माई मे की पास्ट फॉर्म जो है माइट है, पास्ट में जाएगा तो इसके साथ राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा जी।
if I had been the author of that novel. Right option is delta. Select the most suitable synonym for the given words. पहला वर्ड है enchanted. enchant का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है mesmerizing, captivating, ऐसी चीज़ जो आपको जाज़्बे नज़र हो, जो आपको अपीलिंग हो, जो आपको अट्रैक्ट करे या आप उसकी तरफ माइल हो जाएं। तो इसमें ऑफेंड का मतलब तो ये होता है जिससे आप दूर भागें, ये ऑफेंस से है, वायलेशन से है। रेगुलर बाकायदा होता है, लिमिट हद को कहते हैं, और इंट्रांस राइट ऑप्शन बनेगा इसमें डेल्टा। ये आपका बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी वजाहत करना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐड अप करना। तो फसाइल इज़ ईजी, आउटमोडेड इज़ ओल्ड, sophisticated is something difficult to understand with the novel ideas, and unrefined is the antonym for refined. refined होता है well groomed। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बनेगा चार्ली। sophisticated वो चीज़ जिसके अंदर न्यू डायमेंशंस, नई इंफॉर्मेशन शामिल कर दी जाए तो वो थोड़ी सी हाई लेवल की हो, वो sophisticated कहलाती है। तो ग्रॉगी का मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा लाइक क्या कहेंगे उसे, टू फील डिज़ी, थक शक जाना जहनी तौर के ऊपर, तो उसको सेंटिलेट का मतलब होता है कॉग्निजेंट के साथ ये वर्ड आएगा। ये आलमोस्ट दोनों आपस में सिनोनिम हैं। और किसी चीज़ के बारे में नो हाउ रखना, यानी टू बिकम अवेयर और टू बिकम एंक्शियस अबाउट समथिंग। स्टेबल इज़ लाइक इसका एंटोनिम बन जाएगा, ये स्टेबल होना, अच्छी हालत, रिकवरी को कहेंगे। कॉग्निजेंट जो है ये मेंटली विजिलेंट जो बंदा होता है उसको कहते हैं। तो वॉबली इसका राइट ऑप्शन बनेगा। वॉबल से है, लिथार्जिक के सेंस में भी आता है और साथ साथ स्लो मूवमेंट के साथ भी आता है। नेक्स्ट आएगा जी हमारा वर्ड हैगर्ड है। हैगर्ड का मतलब थका हुआ होता है। तो ये ऊडल्स है। ये ऊडल्स का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है कि समथिंग दैट इज़ ऑफ बिग साइज एंड इट इज़ आर कैन नॉट बी ईजिली मूव्ड। तो ये ऊडल्स का नियरेस्ट ऑप्शन जो है उसमें ऊडल्स ही बनेगा। प्लम्प जो होता है ये इसका एंटोनिम बन जाएगा, एक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं। और परकी इज़ लाइवली, और एनोटेशन ये जो हमारा सांस का उतार चढ़ाव होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। किंडर्ड का राइट ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा, दैट इज़ टेंडर्ड। किंडर फीलिंग्स होती हैं जी, तो सॉफ्ट के सेंस में काइंड से भी ये वर्ड हम कर सकते हैं। थॉटलेस, बगैर सोचे समझे। अनकेयरिंग, ये केयरलेस बंदा जो होता है। और मेलेवलेंट जो है, मेलेवलेंट कहते हैं ऐसी फीलिंग्स को जो इल फीलिंग्स हों, यानी जो दूसरों के ख़िलाफ़ ऐसे ही इल विल्स रखना, बुरे ख्यालात या बुरी सोच रखना नुकसान पहुँचाने के हवाले से। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेहम। तो मेहम जो है डिज़ास्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा टर्माइल। क्यों? ये मुश्किल होती है, शोर शराबा होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। नीडफुल, समथिंग नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट। सीरीनिटी, ये वर्ड सीरीन से निकला है, इसका मतलब होता है कूल एंड कॉम। सीरीन, अपीजिंग, कंफर्टेबल। और प्रॉप का मतलब सपोर्ट करना होता है, प्रॉप अप, सपोर्ट, उठाना किसी को और उसको हेल्प करना। नाइव कहते हैं ऐसे बंदे को जो बिल्कुल नहीं होता है, बिगनर। तो टायरो इज़ द राइट ऑप्शन। टायरो, फ्रेश, ग्रीन, इनएक्सपीरियंस्ड। और अवेयर आसान वर्ड है। सिनिकल, ये वर्ड सिनिक से निकला है, और सिनिक वो होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नुक्ताचीन किस्म का बंदा, जो कि नेगेटिव थिंकर होता है। हमेशा जो है वो पेसिमिज़म को या पेसिमिस्टिक जो अप्रोच होती है उसको जो है वो प्रमोट करता है। और वेरी इज़ चेरी मीन एक्टिव, ये जो है इसका नाइव का जो है वो एंटोनिम में भी आ जाएगा ये वर्ड जो है रिलेटेड वर्ड में। निगल का मतलब होता है धारना, गुस्सा करना। तो फ्रेट इज़ द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ये इसका बनेगा। और लॉरल जो होता है, लॉरल मतलब सक्सेस के साथ भी हम यूज़ करते हैं और तारीफ़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बैक करना, किसी को सपोर्ट करना भी, और बैक पिछले हिस्से के लिए भी यूज़ करेंगे। और अपलॉड जो है ये क्लैपिंग से है। अपलॉज, जैसे हम ताली बजाते हैं तो बेसिकली जब ताली बजा रहे होते हैं हम, तो हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो अपलॉड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तारीफ़ के साथ। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। कॉवेटेड, एंटोनिम हमने देखना है। तो कॉवेटेड डिज़ीरियस होता है, तो क्रेव इसका सिनोनिम बनेगा। एनवी जो होता है वो किसी के ऊपर रश करना, पॉजिटिव सेंस में है। और नेगेटिव में भी उर्दू में जैसे हम हसद का वर्ड भी यूज़ करते हैं। एबोमिनेट इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ये बेसिकली क्या होता है, डिस्गस्ट के साथ आएगा, या किसी को रद्द करना,
उधर किसी की ख्वाहिश करना, इधर किसी को रद्द करना, किसी को रिजेक्ट करना, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। और स्पार्क जो है ये चमक के लिए भी यूज़ करते हैं और स्पार्क पोटेंशियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। डैंक जो है मॉइस्चर्ड प्लेस जो होती है उसके लिए यूज़ करेंगे, बॉगी एरिया और क्वागमायर दलदली सा इलाका जो होता है जिसमें नमी वगैरह हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ज़ेरेक। ज़ेरेक होता है ड्राई, नियर टू अप्रोच यानी आने वाला या पहुंचने वाला, इम्पेंडिंग। ब्रिमिंग का मतलब होता है भर देना मुकम्मल तौर पर किसी को, तो वाइड इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा एंटोनिम। और अवाश इज़ टू अफ्लोट, अफ्लोटिंग पोजीशन। पैक्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिम का भर देना। इनअंडेटेड ये भी अबंडेंस के लिए यूज़ करते हैं, ख़ासकर फ्लड वगैरह जब आता है। पिछले दिनों अभी फ्लड जो है वो आया भी था, तो वो बहुत ज़्यादा पानी की जो मकदार है हर तरफ जो है वो फैल जाता है, उसके लिए वर्ड जो है वो इनअंडेटेड यूज़ किया जाता है। क्वाम का राइट ऑप्शन बनेगा ट्रस्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्रूपल जो है ये इसका सस्पिशियस नेचर को कहते हैं, तो मिसट्रस्ट के लिए भी हम यूज़ करेंगे, तो एंटोनिम इसका ट्रस्ट बन जाएगा। राइट ऑप्शन ये बनेगा। डिमर का मतलब होता है, एक होता है डिम्योर, टिमिड, शाय, एक होता है डिमर। डिमर कहते हैं लाइक किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। और पेनिटेंस रिपेंटेंस के साथ है, जब आप कोई गलती करते हो और उसके बाद जो आपको एहसास होता है, एहसास जुर्म, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। क्विजिकल जो होता है ये होता है स्केप्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि श्योर जो है ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा एंटोनिम। स्केप्टिकल इज़ डाउटफुल। और इल्यूजन एंड अलूजन, ये जो इल्यूजन होती है ये ऑप्टिकल इल्यूजन होती है, जैसे शराब जिसे हम कहते हैं, लाइक वो जो कह लें कि अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि जब हम रोड्स पे जा रहे होते हैं तो दरख्तों का साया होता है और हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे पानी का चश्मा है, लेकिन जब करीब पहुँचे तो वो पता चलता है कि ये हाँ जिसे हम मिराज भी कहते हैं। तो ये इल्यूजन वो है ऑप्टिकल इल्यूजन या डिसेप्शन। और ये इल्यूजन जो है ये अलूड से है, इसका मतलब होता है टू कोट एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, कोई मतलब इनडायरेक्टली किसी को कोई बात कहना या इशारों के नामों में जो है उसको समझाना, उसके लिए वर्ड जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, अलूड यूज़ करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन एट द डैश सेल्समैन bowed deeply and said yes sir, of course sir, whenever I requested anything। देखो लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीशन है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स यूज़ करते हैं। वो कहता है कि कोई सेल्स पर्सन ऐसा था, bowed deeply and said। देखें जब आप किसी जाते हो शॉप के ऊपर, मॉल के ऊपर, तो जब आप किसी को कोई चीज़ कहते हो ये चीज़ फलां दिखाओ, तो वो कहता है ओके सर, यस सर। तो दिस शोज़ एक्चुअली हिज सॉर्ट ऑफ ओबीडियंस आर सॉर्ट ऑफ यू नो वेरी मैनरफुल एटीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा वो क्या करता था, यस सर, ऑफ कोर्स सर, whenever I requested anything। तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो कि इस तरह के लाइक खुशामंदी अंदाज को या ऑनरेबल वे को ज़ाहिर कर रहा हो। तो ऑब्सीक्वियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी के सामने, यानी कि अपने आप को डाउन कर लेना और दूसरे को इज़्ज़त देना। तो अल्फ़ा ऑप्शन को ऑल टुगेदर मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वर्बॉस जो है ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ वर्ड्स होता है, वर्बॉसिटी। एरोगेंट रूड बंदा होता है, अगर वो रूड होता तो हर दफ़ा यस सर ना कहता, बल्कि कहता भाई जाओ जाके खुद ही उठा लो, देख लो, अमूमन जैसे होता है। और हॉटी भी रूड को ही कहते हैं, प्राउड को कहते हैं। तो चार्ली और डेल्टा तो स्टेट दोनों क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि ये उसको आने ही नहीं देता ये वाले वर्ड जो है ना, यस सर और ऑफ कोर्स सर, व्हेन एवर आई रिक्वेस्टेड एनीथिंग। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो ऑब्सीक्वियस बनेगा। ऑब्सीक्वियस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी के सामने बिल्कुल अपने आप को नीचा कर लेना और दूसरे को बहुत ज़्यादा ऑनर करना, बहुत ज़्यादा इज्जत देना। नेक्स्ट है जी, द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब डैश देयर ओल्ड किंग। यस, ट्राइब के सीनियर मेंबर्स हैं और उनका जो बादशाह है पुराना बादशाह है, ठीक है, देयर ओल्ड किंग। इवन दो ही वॉज ब्लाइंड, अगरचे अब वो अंधा भी हो चुका है। ब्लाइंड एंड सिनाइल, सिनाइल जो एजिंग होती है ना जी, एम्बिसील और सिनाइल, ये दो वर्ड्स हैं कि जो जो इंसान जो है अपनी उम्र में बड़ा होता जाता है तो व्हाट हैपन्स, जो मेंटल और फिज़िकल फैकल्टीज़ हैं उनमें कमी आती जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड जो है वो सिनाइल यूज़ करते हैं। तो कहता है द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब व्हेन रेटेड, द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब व्हेन रेटेड का मतलब मीन ऑनर्ड, इज़्ज़त देना। व्हेन रेटेड देयर ओल्ड किंग इवन दो ही वाज ब्लाइंड एंड सिनाइल, अगरचे वो इतना वो मतलब वो अंधा भी था
और बूढ़ा भी था, आप ये कह लें, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको इज्जत दी। फॉरगॉट भूले नहीं। बिलिटल, बिलिटल का मीनिंग होता है डी वैल्यू कर देना किसी चीज़ को, और वैक्स का मतलब होता है टीजिंग करना, वैक्सिंग, टीजिंग, इरिटेटिंग, देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट है जी, नन ऑफ अस हैड इनफ मनी टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट अलोन, सो वी हैड टू डिपेंड ऑन द डैश ऑफ आवर पेरेंट्स। कहता है जी, लुक एट द सेंटेंस, इसको पढ़िए ज़रा। नन ऑफ अस हैड इनफ मनी, हम में से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे, टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, हम वो जो भी प्रोजेक्ट है उसको अकेले से हम उठा लेते, उसको प्रोजेक्ट को कर लेते। फिर हमने क्या किया, सो वी हैड टू डिपेंड ऑन द डैश, फिर हमें अपने जो भी हमारे पेरेंट्स थे उनकी जो सखावत थी, उनकी जो काइंड हार्टेडनेस थी, या उनकी जो हमारे साथ आप कह लें कि केयरिंग एटीट्यूड था, उसके ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ा। तो लेट्स सी विच इज़ द राइट ऑप्शन। विरासती जो है, ये विरासती ट्रुथफुलनेस को कहते हैं, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, रास्तगोई। और अगर इसी को मैं वोरेसिटी कर दूं, अगर ये ई को मैं यहाँ पे ओ कर दूं, तो ये बन जाएगा वोरेसिटी, VORACITY, वोरेसिटी। तो ये जो वोरेसिटी का वर्ड है, ये लालच को जाहिर करता है। ये क्या बन जाएगा, ये लालची बन जाएगा, सिर्फ एक ई को ओ करने से बिल्कुल मीनिंग इंटायरली चेंज हो जाता है। लार्जेस्ट कहते हैं काइंड हार्टेडनेस को, सखावत उर्दू में जिसके लिए सखीपन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। हिडनिज्म जो है, इट्स अ ग्रीक एटीट्यूड, हिडनिस्टिक एटीट्यूड। इसका बड़ा सिंपल सा है, आपको बता देता हूँ, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, बस ज़िंदगी का मतलब यही है। ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, उसने ये एक जो है नज़रिया दिया था, और उसी के मुताबिक जो है उसको फॉलो करने वाले जो हैं वो हिडनिस्ट कहलाते हैं। और हिडनिज्म ये है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ प्लेजर ओनली, नथिंग एल्स। और एंटायर का मतलब होता है कुल्ली तौर पर। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बनेगा बीटा, लार्जेस्ट। कहता है कि नन ऑफ अस हैड एनफ मनी टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट अलोन, सो वी हैड टू डिपेंड ऑन द लॉरेज ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारे जो वालिदैन की सखावत थी उसके ऊपर हमें जो है वो इन्हिसार करना पड़ा। The dash statues resemble ludicrous figures. Look at this, ludicrous figure. मुज़क्का खेज़, बड़ी अजीब व गरीब दिखाई देती थी। Found in ancient monuments. Monument जो है वो यादगार होती है, उसको कहते हैं। तो द इम्प्रेसिव, अगर इम्प्रेसिव होता तो ludicrous figure जो है उसके साथ रिजेंबल ना करता, मुज़क्का खेज़ के साथ ना करता। लिहाजा इसमें देखें ग्रोटेस्क का जो वर्ड है, ludicrous उसको लेके आ रहा है। ग्रोटेस्क होता है बहुत ही अजीब व गरीब, बड़ा अजीब सा दिखाई देने वाला, इम्प्रेसिव नहीं हो सकता। ग्लोरियस बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, शानदार, रिमार्केबल के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्रीगेरियस जो है सोशल पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होता है, तो उसके लिए वर्ड ग्रीगेरियस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इट हैड रेन्ड ऑल आफ्टरनून, पिछली शाम को सारी बारिश रही, बट द फैंस वर स्टिल डैश दैट देयर फेवरेट गेम वुड स्टिल बी। देखिए पिछला जो शब्द था ना जी, आफ्टरनून जो है दोपहर के बाद जो है मुकम्मल तौर पर बारिश रही, लेकिन जो फ़ैन थे ना उसके गेम के, वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक थे, अभी भी जो है वो लाइक पुरुमीद थे कि यार जो है ना गेम खेली जाएगी। लिहाजा देखें, ना चाहते हुए भी ना मेरे मुंह से वो वर्ड निकल गया ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक वो होता है कि जो पॉजिटिव थिंकर को भी कहते हैं, और जो यानी कि किसी थिंक पॉजिटिवली या टू प्रमोट गुड आइडियाज़। पैसिमिस्ट इसका एंटोनिम है। ये ऐसे मिसाल के तौर पर किसी को आप सोने की भी चीज़ बना के दे देना, वो फिर भी आपको कहता है नहीं इसमें तो ये नुक्स रह गया है, तो वो क्या करेगा, जो फ्लॉज होंगे ना हमेशा उनको प्रमोट करेगा। जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो क्या करेगा, वो हमेशा अच्छाइयों को प्रमोट करेगा। तो पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम भी होंगे। सैडिस्टिक वो बंदा होता है हु यू नो एंजॉयज अदर्स पेन्स, और मतलब दूसरों को तकलीफ़ दे के खुशी महसूस करता है, दूसरों को तकलीफ़ में रख के खुद जो है वो पुरस्कून रहता है, एक्साइटमेंट लेता है, तो उसको सैडिस्टिक कहते हैं। और डोमिनेटिंग होता है अथॉरिटेटिव, यानी जो हमेशा दूसरों के ऊपर जो है वो बॉसी एटीट्यूड जो है वो शो करने वाला हो, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है जी, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वेरी इजी। आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये फ्रेज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस को लेके आएगी, तो इसके साथ हम जो है वो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन आपका अल्फ़ा बनेगा, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे आई डिड नॉट अकम्पनीड। याद रखिए बेटा, जब भी आप डिड नॉट यूज़ करेंगे तो उसके साथ पास्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, ये गलत हो गया। आई डू नॉट अकम्पनी, डू नॉट के साथ भी कभी भी ये नहीं आएगा, अकम्पनीड नहीं आएगा, आई के साथ डज कभी भी नहीं आएगा। आई डिड नॉट अकम्पनी देम, राइट ऑप्शन इज डेल्टा, ये करेक्ट बन जाएगा जी। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। कैमल इज़ द शेप ऑफ द डेजर्ट। अच्छा ये देखो,
इसमें लगा आ एन तो आ ही नहीं सकता, और आर्टिकल नो वाला भी जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ पे एक कैमल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो ऊँट है, हम जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं कि जो ऊँट है वो सहरा का यानी कि क्या क्या कह सकते हैं, शिप है, बहरी जहाज़ है, वो मतलब उसकी तरह है ना, सिंबॉलिक एक किस्म की जो है वो यूज़ कर दी गई है, सिम्बली यूज़ कर दी गई है। तो जब भी किसी कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा दें, डेफिनेट आर्टिकल, तो वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं द ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, द लाइन इज़ अ बीस्ट ऑफ क्या कहेंगे उसे जी, वो होता है ना जी, कार्निवोरस होता है। तो जब भी, जैसे मैंने ईगल की बात की, इसी तरह द कौ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन कौ, आई से दैट ऑल कौज एक्चुअली आर यूजफुल। व्हेन आई से the horse is a faithful animal, so I don't mean that I am talking about only one particular horse, I mean the whole class of the whole race of horses. So the camel is the ship of the desert refers to the whole class. तो जब कभी भी किसी कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी कराता है। डिस्पाइट हैवी रेनफॉल इन द मार्केट, सख्त बारिश होने के बावजूद द ट्रेडर्स आर, डिस्पाइट का सिग्नल जो है ये याद रखना, ये नेगेटिव सिग्नल है, ये एंटोनिम सिग्नल है, ये इसको हम नेगेटिव सिग्नल भी कहते हैं और एंटोनिम सिग्नल भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी मौजूदगी में हम क्या करेंगे, इसका उलट लेके आएंगे कीवर्ड का। द ट्रेडर्स आर कंप्लेसेंट अबाउट द लॉस, दे मे एंकर डिस्टर्ब्ड, इरेट, वरीड, कंप्लेसेंट। राइट ऑप्शन जो है इसका एंटोनिम कंप्लेसेंट बनेगा, सेल्फ सेटिस्फाइड। हैवी रेन होने के बावजूद मार्केट में ट्रेडर्स अभी भी क्या थे, सेटिस्फाइड थे, मुतमईन थे, किसके बारे में, अबाउट द लॉस दे मे एनकर, जो वो उनका जो है वो कर सकते हैं, तो उस हवाले से। वरीड नहीं आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डिस्टर्ब भी नहीं आएगा, ये इसी का सिनोनिम है। और इरिटेट का मतलब होता है किसी को तंग करना, इरिटेट के सेंस में है, गुस्सा दिलाना, इरिटेट। Dash his parents allow him or not. John intends to go to the party. That's very easy. Whether his parents allow him or not. उसकी वजह क्या है, although के साथ हम आर नहीं यूज़ करते, ये याद रखना। while के साथ भी आर नहीं यूज़ किया जाता। और एक और बात भी है, ये क्लॉज है, जबकि while जो है वो फ्रेज मार्कर है। Despite his parents allow him, despite के साथ भी जो है वो हम आर नहीं यूज़ करते, तो whether के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। Whether his parents allow him or not, John intends to go to the party. The two machines dash considerably. One has no electric motor, the other runs on oil. तो the two machines, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए, डिफरेंट एडजेक्टिव आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना। इसका मतलब दो मशीनें कंसिडरेबली डिफरेंशिएट करती हैं किस चीज़ को, दिस इज़ नॉट क्लियर, सो इट इज़ इनकम्प्लीट। The two machines differ considerably, that makes it the verb, and considerably इधर आपका adverb है, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन आपका जो है वो चार्ली बनेगा। और डिफरेंस नाउन है, तो नाउन आ नहीं सकता, दो ऑलरेडी नाउन्स वहाँ पे उनका जिक्र हो रहा है, तो उसके बाद फिर नाउन नहीं आएगा, राइट ऑप्शन आपका डिफर आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो irresistible, 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 ये अल्फ़ा बीटा तो मुझे सेम लग रहे हैं दोनों। मिस्टेक क्या है इसमें, irresistible उसमें गलती है, और irresistible इसमें भी गलती है। राइट ऑप्शन हम अल्फ़ा को करेंगे जी, irresistible। अच्छा, ये दोनों इसके स्पेलिंग चलते हैं बेटा, irresistible भी है, TABL भी है, और TIBLE भी है, तो ये दोनों ठीक हैं। राइट ऑप्शन अल्फ़ा करेंगे। 48 लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने कहा चलें ये भी एक डाल दूँ, मे भी कोई पता नहीं आएगा ना, लेकिन चूँकि इट वाज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो इसको करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट है जी, सम पेपर्स आर पेन्स, और एंगल इज़ आ पेपर। ये देखें, ये जो है ना सिलोजिज्म का क्वेश्चन है हमारा, तो इस कि जो ऑल का सर्कल होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद ये सम का सर्कल आता है, और ये वाला जो सर्कल है ये शेडेड में आता है। यानी इसका मतलब है कि अगर ये ए है और इधर बी है, तो हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि कुछ एज बीज हैं और कुछ बीज एज हैं। आल सीज जो हैं वो आप कह लें बीज हैं, ये इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको यूँ हम कहेंगे कि नो, यहाँ पे अगर मैं डी रखूँ तो इसका मतलब है कि नो डी इज़ ए, सिमिलरली नो डी इज़ सी,
ये इस तरह से सिलोजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बहरहाल इसमें राइट ऑप्शन आपका जो मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी है कि वो इधर हो या इधर हो, तो इधर 1 और इधर 2, इधर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए ये दोनों ही आ सकते हैं। इसको आप ये करें कि इसको 1 रखें और इसको 2 रखें, ये ऐसे पढ़ें इसको, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे बोथ ऑफ देम फॉलोज, नहीं पहला क्रॉस हो गया, वो दोनों नहीं करते। नन ऑफ देम फॉलोज, नहीं एक फॉलो कर रहा है। ओनली 1 फॉलोज, ये भी गलत है। ओनली 2 फॉलोज, राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा जी आपका। क्यों कि ये 2 वाला जो है ना, ये किसी हद तक हमारी लोकल मार्केट के लिए बेहतर है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द चिल्ड्रन बिलो एज 10 आर बीइंग एग्रेसिव बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। यस, तो पेरेंट्स नीड टू बी स्ट्रिक्ट टू देयर चिल्ड्रन। यस, हो सकता है, लेकिन कितना स्ट्रिक्ट होंगे। पेरेंट्स नीड टू बी कंसर्न्ड एंड लिमिटाइज देयर स्क्रीनिंग टाइम। अच्छा, याद रखें कि इस वक्त एक वक्त की ज़रूरत भी बन चुकी है, मोबाइल को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो प्रॉपर यूज़ है उसके ऊपर हम एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को। हम उनके टाइम के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं उनकी। तो बोथ ऑफ देम फॉलोज, नो। नन ऑफ देम फॉलोज, नहीं। ओनली फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज। मेरा ख्याल है डेल्टा राइट ऑप्शन बनेगा, ओनली 2 फॉलोज। इसमें ये ज़्यादा बेहतर है, तो इसको ही हम फॉलो करेंगे। तो ये आपका तकरीबन पूरी ग्रामर जो है इसके अंदर जो है, अगर आप देखें गौर करें तो ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट जो है वो मैंने डिस्कस करवा दिया है। और आई होप कि इंशाल्लाह इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा।